नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रपति और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में आम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात का दौरा। सूरत में प्रधानमंत्री ने 59 विकास कार्यों के 3,472 करोड़ का आज उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंतराल में 2 बसों में 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट बुधवार रात करीब 10:30 बजे दोबेल चौक पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली बस में हुआ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लालू ने आरजेडी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। 5 महीने का जर्मन शेफर्ड लू मध्य प्रदेश में सपर स्नीफर दस्ते में शामिल होने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के राष्ट्रीय कुत्तों के प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे के घायल को जानने पहुंची लखनऊ मंडल कमिश्नर डॉक्टर रोशन चैक की आंखें चढ़क गई। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय गुजरात के दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है। सूरत एयरपोर्ट पर उन्होंने उतरने के बाद मोदी हेलीकॉप्टर से गोदतरा हेलीपैड पहुंचे। इसके बाद हेलीपैड रोड शो शुरू हुआ। रोड शो के बाद वे खुली गाड़ी में सभा स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि में सूरत में दिवाली जैसा माहौल होता है। शहर के 59 विकास कार्यों के 3,472.54 करोड़ रुपए का आज उद्घाटन किया। लोगों को संबोधित करने के लिए खड़े हुए लोगों ने मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद मोदी ने सूरत के लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। नवरात्र में व्रत के दौरान सूरत आना थोड़ा मुश्किल होता है। सूरत के जमान के बिना सूरत आना और जाना मुश्किल है। मैं सूरत की भूमि पर बड़े पैमाने पर परियोजनाओं के शुभारंभ का हिस्सा बनूंगा। करने वाले शहर सूरत ने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि सूरत शहर लोगों की एकता और जनभागीदारी दोनों का उदाहरण है। भारत के हर क्षेत्र के लोग सूरत में रहते हैं। यह एक तरह से मिनी इंडिया है। हर शहर जो श्रम का सम्मान करता है, विकास की दौड़ में जो पीछे छूटे हुए जाते हैं, उन्हें हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया जाता है। सूरत ने पिछले 20 वर्षों में किसी भी अन्य शहर की तुलना में अधिक प्रगति की है। सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहरों में स्थान दिया गया है। उन्होंने सूरत की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश 3P पर काम कर रहा है, जबकि सूरत 4P का उदाहरण बन गया है। लोग सार्वजनिक निजी साझेदारी एक उदाहरण बन गए हैं। सूरत को दुनिया के विकासशील शहर में जगह मिली है। मेगा रोड शो दादरा महर्षि आस्तिक विद्यालय ग्राउंड हरिपोर्ट से हिमायत नीलगिरी ग्राउंड मीटिंग स्थल तक 2 किलोमीटर के मार्ग पर आयोजित किया गया था। सूरत में रहने वाले विभिन्न समाजों के नेताओं और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। रोड शो में हजारों लोगों ने भाग लिया। अब बड़ी संख्या में लोग सभा स्थल पर पहुंच रहे हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 8 घंटे के अंतराल में बसों में 2 ब्लास्ट हुए। पहला ब्लास्ट बुधवार रात करीब 10:30 बजे दोबेल चौक पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली बस में हुआ। इसमें 2 लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरा ब्लास्ट गुरुवार सुबह 6 बजे ओल्ड बस स्टैंड पर खड़ी एक खाली बस में हुआ। इस ब्लास्ट में कोई घायल नहीं हुआ है। उधमपुर पुलिस और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंच गई हैं और मामले की जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे से पहले 2 ब्लास्ट होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। इससे पहले उनका जम्मू दौरा 30 सितंबर के लिए तय किया गया था, लेकिन 27 सितंबर को इसे स्थगित कर दिया गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लालू ने बुधवार को आरजेडी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और बेटी निशा भारती मौजूद रहे। बुधवार को ही उन्हें निर्विरोध निर्वाचित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस पद के लिए कोई और नेता नामांकन नहीं करने वाला है। हालांकि 10 अक्टूबर को लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की विधिवत घोषणा की जाएगी और प्रमाण पत्र मिलेगा। इससे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी और सहायक राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी चित्तरंजन गगन दिल्ली पहुंचे। 5 जुलाई 1997 को
आरजेडी की स्थापना हुई थी और तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन को लेकर मंगलवार को राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन केंद्रीय कार्यालय दिल्ली, केंद्रीय कार्यालय पटना और सभी राज्यों के राज्य कार्यालयों में कर दिया गया। हालांकि 9 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय परिषद की बैठक एवं पार्टी के खुले अधिवेशन में रखे जाने वाले प्रस्ताव पर भी चर्चा की जाएगी। देश का मौजूदा जो हालत है नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बद से बदतर हो गया है और बिल्कुल तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। इसको तोड़ना है और सभी लोगों को इकट्ठा करके प्रतिपक्ष के लोगों को इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। और काफ़ी हमारा राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह से तैयार है और बिहार में नीतीश कुमार और हमारे पार्टी का जो मिलन हुआ ये उदाहरण है कि हम इकट्ठे हो गए हैं, तब इनका विदाई तय है। इसलिए हम पर भरोसा किया है पार्टी के लोगों ने, तो उनके भरोसा को तोड़ने नहीं देंगे। गरीबी है, बेरोजगारी है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। 5 महीने का जर्मन शेफर्ड इलू मध्य प्रदेश के सुपर स्नीफर दस्ते में शामिल होने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के राष्ट्रीय कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रहा है। हाल ही में जारी नामीबियाज चीतों को शिकारियों से बचाने के लिए इलू को जल्द ही मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में तैनात किया जाएगा। वह उन 6 कुत्तों में शामिल है जिन्हें देश के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। 3 महीने के लिए बुनियादी प्रशिक्षण और 4 महीने के लिए एक अग्रिम प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आज्ञाकारिता, सूंघने और ट्रैकिंग कौशल जैसे गुणों को विकसित करने के मदद मिलेगी। कुत्तों को अगले साल अप्रैल से काम पर लगाया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान कुत्तों को बाघ और तेंदुए की खाल, हड्डियों, हाथी के दांत और शरीर के अन्य अंगों, भालू, पित्त, रेड सॉर्स और कई अन्य अवैध वन्यजीव उत्पादों का पता लगने के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। इस शिविर में प्रशिक्षित सुपर स्नीफर 10 को महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यानों में तैनात किया जाएगा। कुनो नेशनल पार्क में वन विभाग में कार्यरत इलू के हैंडलर संजीव शर्मा ने कहा, कुत्ते अपने आकाओं को साथ एक अटूट बंधन विकसित करते हैं जो उन्हें अपने काम में उत्कृष्ट बनाता है। शर्मा ने आगे कहा कि इलू ने उनके लिए एक बच्चे की तरह है। वह सिर्फ 2 महीने की थी जब उसे प्रशिक्षण के लिए यहाँ चुना गया था। यहाँ पर हम डॉग्स को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें मुख्यतः एक्सप्लोजिव डॉग्स, ट्रैकिंग डॉग और नारकोटिक्स डॉग। और वर्ष 2008 से हम WWF इंडिया और ट्रैफिक इंडिया के सहयोग से हम लोग वाइल्ड लाइफ डॉग्स को भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं और इन कुत्तों को सुपर स्नीफर्स के नाम से नाम दिया गया है। और अब तक 88 डॉग्स को WWF इंडिया ने ट्रेनिंग करवाया है। पोचर्स भाग ना पाए और वो किसी भी एक्सेस से निकल ना पाए, उसके लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर डॉग्स का डिप्लॉयमेंट किया जाता है। जो अभी हमारे पास चीता आए हैं, नामीबिया से आए हैं और भारत में 1952 से ये लुप्त हो गए हैं और पिछले 70 साल के बाद में जो है हम लोग इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं अफ्रीकन चीताज को। इंडिया में एशियाटिक चीता पाए जाते थे और जो कि अभी कुछ ही बचे हैं जो ईरान, इराक वाले एरिया में बचे हुए हैं, तो हम ग्रासलैंड में इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम रखते हैं आपको अपडेट। मोहल्ले, नुक्कड़, सड़क, चौराहे, जिले से लेकर सूबे तक हर छोटी सी छोटी खबर हम पहुंचाते हैं आप तक।
और छोटी से छोटी खबर पर रखते हैं पैनी नजर। हर खबरों को अपने बेबाक अंदाज में खबरें पहुंचाते हैं आपके हाथ में। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद सीधे आप तक पहुंचाते हैं न्यूज़ रूम से। सिर्फ खबरों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं उठाते, बल्कि खबरों के पीछे की हकीकत को भी आप तक पहुंचाते हैं हम, क्योंकि हम है राष्ट्र प्रथम, जो खबरें पहुंचाए आप तक प्रथम। के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में पढ़ते हैं आगे की खबर की और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुए सड़क हादसे के घायलों का हाल जानने पहुंची लखनऊ मंडल कमिश्नर डॉक्टर रोशन झेकर की आंखें छलक पड़ी है। वे पीड़ितों का ढांढस भी बता रही थी और रोते भी जा रही थी। बुधवार सुबह 9 बजे यात्री बस की ट्रक से टक्कर हो गई थी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 जख्मी हैं। गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को लखीमपुर जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब सुबह 10 बजे अस्पताल पहुंची। उन्होंने अस्पताल में आ रहे घायलों से खुद बात की, एक एक घायल के बेड पर जाकर उसका हाल जाना, साथ ही में डॉक्टरों को भी जल्दी इलाज देने के निर्देश दिए। मरीजों से मिलने के दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती एक मां को रोते हुए देखा। इसके बाद उन्हें कदम रुक गए। उन्होंने डॉक्टरों से उसके बारे में जानकारी ली। डॉक्टरों ने कमिश्नर को बताया कि महिला के बच्चे की हाल ही में हालत बहुत गंभीर है। बारिश के दौरान इस महिला के घर की दीवार गिर गई थी। दीवार गिरने से इसके एक बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं एक बच्चा दीवार के नीचे दब गया था, जिससे रीढ़ की हड्डी टूट गई। बच्चे को अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर की बात सुनने के बाद डॉक्टर रोशन जैकब बच्चे की मां के पास पहुंचे, उन्हें बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। उन्होंने मां से बच्चे का हालचाल पूछा तो महिला रोने लगी। वहीं बच्चा भी दर्द के कारण चिल्ला रहा था। बच्चे और मां के दर्द को देखकर डॉक्टर रोशन जैकब की आंखें में भी आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत डॉक्टरों को बच्चे का उचित इलाज कराने का निर्देश दिया। कहा, आप लोग रेड क्रॉस के फंड से इस बच्चे का इलाज करवा, जरूरत पड़े तो उसको रेफर करो। हाल में बच्चे को बेहतर इलाज दो। इसके बाद डॉक्टर रोशन जैकब सड़क हादसे में घायल एक बच्चे के पास पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से बच्चे का नाम पूछा। उसके बाद बच्चे के घाव देखे। डॉक्टर रोशन जैकब अस्पताल में करीब 4 घंटे तक रही। घायल लल्लू गुप्ता ने कमिश्नर को बताया, हम 3 लोग दोरहरा से सिधौली जा रहे थे। मेरी बेटी खुशबू और पत्नी बबली भी घायल है। गलती ट्रक वाले की थी, बहुत तेज चला रहा था। वह आकर सीधे बस से टकरा गया। बस का एक साइड खींचता हुआ अपने साथ लेकर चला गया। मेरे सीने में दर्द, मेरी पत्नी के पैर में चोट आई है। मेरी बेटी भी चोटिल हो गई है। इस भीषण सड़क हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक मृतकों के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। एक्सीडेंट के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचे थे और जो हमारे अभी अस्पताल में 25 आदमी की इलाज चल रही है, जो कि अभी ठीक है। 14 लोगों को रेफ़र किया हुआ है लखनऊ KGMU में इलाज के लिए। अभी तक 7 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। तो KGMU से भी हम लोगों ने संपर्क किया है कि उनको जो भी एंट्री यहाँ से जा रही है उनको तत्काल सुविधा और इलाज की सुविधा तुरंत उपलब्ध करा दे और वरिष्ठ डॉक्टर ही उसको अटेंड करें ताकि और फेटलिटी ना बढ़े। और यहाँ पे जो जिनकी इलाज चल रही है उसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी है। सबको एक एक करके देखा है और पर्याप्त संख्या में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स यहाँ पे है अभी और अटेंडेंट्स, नर्सेस वगैरह को आसपास से भी हम लोगों ने यहाँ पे एकत्रित किया है। जो भी लखनऊ में शिफ्ट किया है उसको ALS एम्बुलेंस से भेजा गया है और 2 अतिरिक्त एम्बुलेंस को सीतापुर से मंगाया भी गया है। डॉक्टर्स को ये निर्देश दिया है कि बहुत ही संवेदना के साथ और व्यक्तिगत ध्यान दे करके सबके इलाज कर लें। जो हादसा हुआ है आज, इसमें धौरहरा से लखनऊ के लिए बस आ रही थी और इधर से ट्रक जा रहा था, तो शारदा नदी में बने एरा पुल पर, पुल के ऊपर बीचों बीच आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जिसमें अब तक पुष्ट 6 मृत्यु हुई हैं, दुखद मृत्यु हुई हैं 6 पुष्ट, 2 अति गंभीर रूप से घायल हैं, बाकी 4 अन्य घायलों को भी रेफ़र किया गया है। कुल 23 लोग का यहाँ पर इलाज चल रहा है और प्रशासन मौके पर भी हम लोग गए थे, यहाँ पर भी हैं। जो बस की वैलिडिटी थी वो 2023 तक थी।
प्रशासन परिवार के साथ खड़ा हुआ है, जो भी सहायता होगी वो की जाएगी। वो पुल पे उधर ये हाँ, तो उस पे हम आ गए थे, तो इधर से ट्रैफिक जा रहा था, बस दोनों एक ही में भिड़ गए। हम लोग धोरा से सिधौली जा रहे थे, मम्मी पापा हम। बस पे लमसम होंगे 50-60 लोग होंगे, मतलब पूरी फुल थी। ये DCM से हुआ, ये शारदा नगर पुल पे। जी हाँ जी, हो गई लमसम होंगे 6-7 लोग आराम से होंगे। इन दिनों देश भर में नवरात्र का त्योहार की धूम मची हुई है। ऐसे में पूरा बंगाल दुर्गा पूजा उत्सव के रंग में रंग चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महालया के 3 दिन पहले ही पूजा पंडाल का लगातार उद्घाटन करी है। इस क्रम में ममता बनर्जी ने अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन में आवश्यक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन में आवश्यक दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम उनके साथ उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसके अलावा बॉडीगार्ड लाइन से दुर्गा पूजा और 78 पल्ली दुर्गा पूजा का भी उद्घाटन किया। इसके बाद आसनसोल दुर्गा पूजा पुलिस कमिश्नरेट के SP ACP सेंट्रल देवराज दास ने दीप प्रज्वलित कर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया है। बता दें कि ममता बनर्जी ने इसके अलावा रानीगंज के काली तलाई स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री ने किया। मौके पर SP थाना प्रभारी आदि मौजूद रहे। बंगाल के दुर्गा पूजन को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाम दुर्गा पूजन पंडालों में पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दौरान कार्यकर्ताओं को 4,500 रुपए दुर्गा पूजा बोनस देने के लिए ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के वित्त मंत्री के साथ चर्चा के बाद घोषणा करती हूँ कि गाँव में आशा कार्यकर्ताओं को भी 4,500 रुपए दुर्गा पूजा बोनस के रूप में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इससे पहले बीते दिन मंगलवार को कोलकाता से एक साथ राज्य के 22 जिलों के कुल 400 सामुदायिक दुर्गा पूजा पंडालों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कर रिकॉर्ड कायम किया है। ज्यादातर पंडाल ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। अधिकारियों के अनुसार एक दिन में मुख्यमंत्री द्वारा पंडालों के उद्घाटन का यह सर्वाधिक आंकड़ा है। इससे पहले रविवार को महालया के दिन ममता ने 22 जिलों को 263 पूजा पंडालों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीरीज से नियुक्त किया है। वह सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से CDC का पद खाली था। चौहान देश के दूसरे CDC होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमान के ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। उन्होंने 1 सितंबर के 2019 को यह पद संभाला था। वे भारतीय सेना के DGMO रह चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में विभिन्न पदों पर रहे। उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल मिल चुके हैं। तमिलनाडु में के कुन्नूर में 1 दिसंबर 2021 को दोपहर करीब 12:20 पर जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत की मौत की खबर ऑफिशियली हुई थी। वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDC थे। हेलीकॉप्टर में जनरल रावत की पत्नी मधुलिका रावत समेत सेना के 14 लोग सवार थे। इस हादसे में सभी 14 लोगों की मौत हुई थी। हादसे का शिकार हुए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में जनरल रावत, उनकी पत्नी के अलावा 12 लोग और थे। चपर में ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर के सिंह, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बिसाई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर से प्रदीप और हवलदार सतपाल सवार थे। इन सभी की मौत हो गई है। अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए तैयार करता है पूरे शहर को शानदार तरीके से सजाया है। उद्घाटन के एक दिन पहले वहां ड्रोन शो का आयोजन किया हुआ, उसकी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शेयर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में शानदार ड्रोन शो। शहर राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए तैयार है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज गुरुवार को देश के सबसे बड़े अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने जा रहा है।
खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रंगारंग समारोह के जरिए करेंगे। इस दौरान पीएम खेलों के भाग लेने आ रहे देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 15,000 खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और ऑफिशियल्स के संबोधित करेंगे। गुजरात में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल ये खेल गोवा में होने थे और लगातार लटकते आ रहे थे, लेकिन गुजरात सरकार ने सिर्फ 3 माह के अंदर इन खेलों का आयोजन की हामी भर ली, जिसे अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। ये खेल अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, भावनगर और वडोदरा में आयोजित होंगे। इन खेलों में 36 खेल स्पर्धाओं का आयोजन होगा। साइकिलिंग की इवेंट दिल्ली के आईजी वेलोड्रम में आयोजित होनी है। समारोह के दौरान 1 लाख से भी अधिक लोगों को स्टेडियम में जुटने की उम्मीद है। स्टेडियम की क्षमता 1 लाख से भी ज्यादा है। खेलों को मस्कट सावर शेर है। अंतिम बार राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल में आयोजित हुए थे। पीएम उद्घाटन समारोह में 15,000 के करीब खिलाड़ी, प्रशिक्षकों, ऑफिसर्स को संबोधित करेंगे। बुलेटिन में समय हो चला है ब्रेक का। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर और बात करते हैं अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान यान ने भारी तबाही मचाई है। नेशनल हैरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफान फ्लोरिडा के साउथ वेस्ट कोस्ट पर टकराया। इससे फोर्ट मायर्स शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ तेज हवाएं चल रही है और बारिश हो रही है। मौसम खराब होने के चलते समुद्र में ऊंची लहरें उठी, जिससे स्टॉक आइलैंड के पास एक नाव डूब गई। 23 लोगों को लापता होने की खबर मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाव में क्यूबा के प्रवासी सवार थे। अमेरिकी कोस्ट गार्ड लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। चीफ पेट्रोल ऑफिसर वाल्टर स्लोसार ने कहा, समुद्री चक्रवात के कारण नाव डूबने के बाद क्यूबा के 3 प्रवासी तैरकर किनारे पर आ गए थे। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोगों की तलाश कर रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा, यह कैटेगरी 4 का तूफान बहुत तबाही मचा सकता है। कैरेबियन समुद्र से उठा यान पहले क्यूबा में भयानक तबाही मचा चुका है। तूफान ने 27 सितंबर को क्यूबा के वेस्ट कोस्ट पर दस्तक दी थी। यहाँ 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी, लेकिन फ्लोरिडा में ये 1921 में आए टारपॉन स्प्रिंग्स तूफान से भी ज्यादा तबाही मचा सकता है। यहाँ 225 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में हवा चल रही है। खतरे को देखते हुए 8 लाख से भी ज्यादा घरों की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक दी गई है। इससे करीब 20 लोग प्रभावित हुए हैं। 20 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। अमेरिकी सरकार ने फ्लोरिडा में हफ्ते भर से इमरजेंसी घोषित कर दी है। करीब 25 लाख लोगों को घर खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विभाग ने अधिकारियों के मुताबिक तूफान खतरनाक रूप ले रहा है। जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना में 2 लोगों की मौत की खबर मिली है। बिहार में इन दिनों लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। वहीं किसानों को भी इसका फायदा मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर कुछ जिलों में इसका भयावह असर भी देखने को मिल रहा है। इस बार करीब सितंबर महीने में बिजली गिरने के 100 से अधिक लोगों की मौत हुई है।
इधर मौसम विभाग के द्वारा लगातार लोगों को अलर्ट रहने के लिए गाइडलाइन का पालन करने को कहा जा रहा है। बता दें कि मौसम विभाग के 19 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज अच्छी बारिश होने की संभावना है, वहीं बाकी जिलों में भी मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और समस्तीपुर में झमाझम बारिश हुई। इसके अलावा पूरे बिहार में कई जगह हल्की बारिश देखने को भी मिली। अमेरिका में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी स्थित इंडिया हाउस में थिंक टैंक और रणनीति समुदाय के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। अमेरिका के भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने बताया कि जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के समक्ष भारत के अमेरिका वीजा आवेदनों के काफी संख्या में लंबित होने का मुद्दा उठाया। जयशंकर ने कहा कि वीजा के में देरी के कारण कई छात्र और परिवार परेशान हैं। जयशंकर ने कहा कि कई परिवार अपने से लंबे समय से नहीं मिल पाए हैं। जयशंकर द्वारा उठा वीजा मुद्दे पर ब्लिंकन ने कहा कि इस मामले के प्रति संवेदनशील है और इसे सुलझाने के लिए उनके पास योजना है। ब्लिंकन ने माना H-1B और अन्य कार्य वीजा लेने वालों में भारतीय का बड़ा हिस्सा है। इनमें से बहुत से IT क्षेत्र से संबंधित है। Dr. Jaishankar, you did mention about the visa concerns that were flagged with the US, and Secretary Blinken yesterday in the briefing did say that the backlog is being, they are looking into cleaning up the backlog. Is there a time frame? Is there that the US has committed to India or going forward? And what is the message that you'd like to give those who are really concerned about this visa issues? Well, to the people who are concerned about the visa issues, I would like to give the message that I understand their anxiety and their urgency, and which is precisely the reason why I took up the matter. And to Secretary Blinken, I suggested that if there was something we could do from the Indian government to help the US government deal with this issue in a better way, we would be very open to doing it. I think there might be some issues which he might send our way, but I again feel this is an issue where obviously it's mainly for the US to do, but we will be supportive, collaborative, because it is an issue. I mean, because we have today, and I hear this on a very regular basis in India. I mean, there are families who are not able to meet. There are people who can't keep their business appointments. There are students who are waiting for a long time. So it's a really it's a genuine, serious problem of some magnitude. So, but I'm very confident that with the sincerity that Secretary Blinken showed, and the seriousness with which I hope they would address this, and with any support that we can provide, we hope that things will. फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ आप खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।